क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करी थी। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोस्कोपी के, उनके प्रिंसिपल, उनका यूज, उनका एप्लीकेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ ली थी खूब अच्छे से। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी और इसके अलावा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ी। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ी। आज हम लोगों को इसके आगे का और पढ़ना है। एक माइक्रोस्कोपी और ऐड होगी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, और उसके अलावा फिर चार तरह की माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये 4 टॉपिक एक साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो आज का थोड़ा सा काम है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके अलावा फिर कल हम लोग पढ़ेंगे कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, है ना, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी फिजिक्स भी रहेगी, तो वो पढ़ेंगे। और फिर एक क्लास और होगी, इसमें सेम और टेम दोनों पढ़ के खत्म। तो माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। माइक्रोस्कोपी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एग्जैक्टली होती क्या है? पहली बात तो फ्लोरोसेंस क्या होती है, इस चीज को हम लोग को समझना है। फ्लोरोसेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, जब कोई लाइट, है ना, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें से कुछ एनर्जी, अब ये लाइट क्या है, एक्चुअली में ये एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी रेज है एक तरह की। इसमें क्या है, एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी रेज है ना। इनकी अपनी खुद की एनर्जी कुछ रहती है और खुद की कुछ वेवलेंथ रहती है। एक तरह की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, तो ये लाइट का तीन काम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला काम ये हो सकता है कि ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, या तो ये लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है कुछ, है ना, और कुछ लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। कुछ लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट हो सकती है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती है। तीन बातें हैं, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो ट्रांसमिट हो जाएगी, किसी, अब डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, और या तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो तीन काम हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मेन रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। मेन बात किस पे बात करेंगे, रिफ्लेक्शन पे। जब भी कोई लाइट आकर के किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो उसकी खुद की कुछ एनर्जी होती है और खुद की कुछ वेवलेंथ होती है। ये उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद में, ये लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद में क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट पे मान लिया गिर गई, और गिरने के बाद क्या हो गया, इसके अंदर की कुछ एनर्जी, ये जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी ये स्पेसिमेन था, उसने इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके उससे कम एनर्जी वाली रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, कम एनर्जी वाली रेज को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया। बोलिए भाई, तो यहाँ से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दैट इज उनका एनर्जी लेवल कम हो चुका है और वेवलेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है, वेवलेंथ बढ़ गया है। ये कैसे होता है, इस तरह से समझते हैं, ये इस तरह से समझते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, मान लिया गया कि कोई एक लाइट, ये कहानी कैसे होती है एग्जैक्टली समझते हैं। मान लिया गया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता कैसे समझेंगे। इसके ऊपर कोई एक लाइट आकर के गिरी, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके ऊपर जब ये एनर्जी आकर के गिरी, ये एनर्जी पार्टिकल्स जो आकर के जब इसके ऊपर गिरे या रेज आकर के गिरी, तो होता क्या है कि इसके अंदर ये भी तो कोई एक जो भी ये है, ये जो भी स्पेसिमेन है या जो भी ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी किसी ना किसी केमिकल से मिलके बना होगा, ये भी किसी ना किसी केमिकल से मिलके बना होगा। इसके अंदर भी कुछ एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे,
एक्चुअली में होता क्या है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मान लिया गया कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, मान लिया कि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया ऐसे कुछ इस लाइन से, और एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए। कहां पे गए, ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए, वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। ठीक बात है, एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद में, एक्साइटेड स्टेट के जाने के बाद में ये फिर से ये पार्टिकल्स अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आने लगते हैं, ग्राउंड स्टेट में वापस आने लगते हैं। जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आने लगते हैं, तो अपने अंदर से ये कुछ एनर्जी रेडिएट करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान ये लगाना, जब भी ये ग्राउंड स्टेट से, जब भी ये थोड़ा बड़ा सा लिख रहा हूं मैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो अब इसको अपने अंदर की एनर्जी को रेडिएट करना है, अपने एनर्जी को रिलीज कर देना है, रिलीज करके वापस आ जाना है। अब ये रिलीज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि ये रिलीज कर दे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हो सकता है ये रिलीज कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट, या कोई वर्क परफॉर्म कर दे, या कोई एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। ये जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो ये अपने अंदर की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और ये फिर से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आने लगते हैं, जब ये फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, तो अपने अंदर की एनर्जी को रेडिएट करते हैं। दे कैन रेडिएट देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, दे कैन परफॉर्म पर्टिकुलर वर्क लाइक एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि पंखा चलता है ना, या जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमने लाइट एनर्जी दी, लाइट एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। हमने क्या किया, जो भी टंगस्टन का फिलामेंट है हमने उसको लाइट एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, हमने क्या दिया उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से टंगस्टन के फिलामेंट है ना, फिलामेंट का जो भी कंस्टिट्यूएंट है, अभी बहुत सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, है ना। जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट है वो क्या हो रहा है, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होता है, तो वो अपने अंदर से लाइट निकालता है ना। ये हो गया सिंपल सा बल्ब का ये जो बल्ब जलता है उसका कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे हो सकता पंखा है, पंखे को जब हमने ग्राउंड, पंखा चल रहा है ना, तो पंखे को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले करके उस पंखे ने क्या कर दिया, एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट किया, पंखा गोल गोल घूमने लग गया, है ना, एक गोल गोल घूमने लग गया, इसको बोला हमने, उसने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर लिया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। यही तरीके होते हैं जिस तरह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड और एक्साइटेड स्टेट में फिर से ग्राउंड पे वापस आने के, है ना। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखते हैं ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो एक्साइटेड स्टेट में आते समय ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, अगर ये एनर्जी रेडिएट होने वाली एनर्जी किस फॉर्म में हो, फ्लोरेसेंस के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में मेरे भाई, फ्लोरेसेंस के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये एनर्जी फ्लोरेसेंस के फॉर्म में हो, मतलब ये मान लिया कि कोई हमने लाइट दी, आप देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो वेव आई है ये लाइट वेव थी, इसकी अपनी खुद की कुछ एनर्जी थी जो ज्यादा थी, और खुद की वेवलेंथ थी जो कम थी। जब इसको पास पहुंची, इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब किया, है ना, उसके अंदर की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी रेडिएट कर दिया, वो भी लाइट के फॉर्म में। लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी कम है, इसकी एनर्जी कम है, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इस पहले वाले के कंपैरिजन में। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये जो लाइट निकली, इस लाइट को ही हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस, तो हम लोग को सबको समझ में आ गया कि फ्लोरेसेंस का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, व्हाट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हमें क्या बतलाती है, इस बात को हम लोग को समझना है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हम लोग को क्या बताती है, इस बात को अब हम लोगों को आज समझ ही लेना है। क्या बताती है जरा देखते हैं। बोला जा रहा है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग एजेंट क्या है, लाइट है, लाइट का यूज किया जा रहा है ना, लाइट माइक्रोस्कोपी ही हो गई क्योंकि लाइट का यूज किया जा रहा है। यूज टू विजुअलाइज स्पेसिमेन दैट इमिट्स फ्लोरेसेंस, यहाँ पर हम लोग उन स्पेसिमेन को यूज करते हैं जो फ्लोरेसेंस दे सकते हैं। हर स्पेसिमेन फ्लोरेसेंस दे नहीं सकता है,
तो यहाँ पर स्पेसिमेन वो यूज करेंगे जो फ्लोरेसेंस दे सकता है। अब फ्लोरेसेंस दे सकता है तो उनके तो फ्लोरेसेंस आई कहाँ से? फ्लोरेसेंस आने के दो तरीके हो सकते हैं। एक लहजा ये हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को डाई कर दो, कैसी डाई कर दो? फ्लोरोसेंट डाई कर दो। उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को फ्लोरोसेंट डाई से ट्रीट करा दो, जिसको हम लोग फ्लोरोफोर भी बोल सकते हैं, है ना, फ्लोरोफोर भी बोल सकते हैं। दूसरा काम एक और कर सकते हैं, या तो उसको जेनेटिकली टैग्ड कर दो विद फ्लोरोसेंट प्रोटीन। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो फ्लोरोसेंस देती है। जब उन प्रोटीन पर लाइट डाली जाती है तो वो फ्लोरोसेंस अपने अंदर से देती है, तो ऐसी प्रोटीन से टैग कर दो, है ना, जैसे कि जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, है ना, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, है ना। जैसे ये प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है, जब इसके ऊपर ब्लू लाइट डाली जाती है तो ये ब्लू लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से ग्रीन लाइट की फ्लोरेसेंस देती है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इस बात का सर मतलब क्या हुआ, जरा इस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात को बहुत अच्छे समझेंगे। मान लिया गया कि हमारे पास कोई प्रोटीन थी XYZ, है ना। मान लिया हमारे पास एक प्रोटीन है ERK प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो गई भाई? ERK प्रोटीन हो गई, या जो भी आपको AKT प्रोटीन, है ना, AKT प्रोटीन हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि ये AKT प्रोटीन है ना, ये AKT प्रोटीन है, ये AKT प्रोटीन वहां पे बनी कि नहीं बनी, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो कैसे पता चलेगा? तो करना क्या है कि ये AKT प्रोटीन जो है इसका कोई जीन होगा, इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन होगा। उस जीन को, इस जीन को हम लोग लिखते हैं AKT बनाने वाला जीन है। इस जीन को हमने क्या कर दिया, एक और जीन है जो क्या करता है, ग्रीन सल्फर प्रोटीन बनाता है GFP, उसके साथ फ्यूज कर दिया, और फ्यूज कर करके एक रिकॉम्बिनेंट जीन बनाया, और यहाँ पे प्रोमोटर पाया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, प्रोमोटर पाया जा रहा है। तो इससे हम लोगों को एक रिकॉम्बिनेंट जीन मिला, और इस रिकॉम्बिनेंट जीन को जब हम लोग इंसर्ट कराएंगे और फिर जब उससे जो प्रोटीन बनेगी AKT प्रोटीन, तो AKT के साथ साथ कौन सी प्रोटीन उससे जुड़ी रहेगी, एसोसिएट रहेगी, GFP रहेगी। और जब इस प्रोटीन पे लाइट मारी जाएगी, जब इस प्रोटीन पे लाइट आकर के पड़ेगी, तो ये क्या होने लग जाएगी, ये क्या होने लगेगी, अपने अंदर से फ्लोरेसेंस देगी, अपने अंदर से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। उम्मीद है आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, है ना। तो किसी भी स्पेसिमेन में फ्लोरेसेंस कहाँ से आ गई, या तो आप लोग फ्लोरेसेंट डाई का यूज कर लो, और या तो जेनेटिकली टैग्ड विद फ्लोरेसेंट प्रोटीन, है ना, सच एज GFP, या तो उसको उस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाले जीन के साथ में उस टारगेट जीन जो है आपका, या अभी आगे देखेंगे इसके एप्लीकेशन तो और अच्छे समझ में आएगा, वो जो आपका टारगेट है उसके जीन को टैग कर दो। यहाँ पे टैगिंग का मतलब उम्मीद है सबको समझ में आ गया है ना। प्रोटीन का टैग लगा देने का मतलब सबको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? जल्दी से बतलाएं भाई, जल्दी से बतलाएं भाई, बताओ भाई, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है। आप फ्लोरोफोर, अरे आस्था जी कह रही रिपीट कर दीजिए। हमने ये वाला पॉइंट समझाया है दोबारा, हमने बोला जेनेटिकली टैग्ड एक तरीका है कि या तो जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को, एक तरीका ये है कि जो भी टारगेट है उसको फ्लोरोसेंट डाई, जिसको फ्लोरोफोर भी बोल सकते हैं, उससे स्टेन कर दो। एक तो तरीका वो हो गया, है ना। एक तो तरीका ये हो गया कि उसको फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोफोर से टैग कर दो। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे किससे करते हैं? जेनेटिकली टैग करते हैं। एक्चुअली में ये कोई सेल लेवल पे नहीं देख रहा है ना, सेल लेवल पे नहीं देख रहा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अगर प्रोटीन देखने की इच्छा जगी है ना, कोई एक प्रोटीन देखने की इच्छा जगी, तो हमने क्या कर दिया, उसको फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग कर दिया, है ना। हमने अभी आपको बताया XYZ जीन कोई थी, मान लिया AKT जीन लिया था हमने, है ना, या ERK ले लिया, ERK प्रोटीन ले लिया। ERK प्रोटीन को हमने, ERK प्रोटीन के जीन को कोई इसका जीन होगा, उस जीन के साथ में हमने एक और जीन लिया GFP का जीन, GFP मतलब ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के जीन को, है ना, इन दोनों के जीन को, ERK के जीन को और GFP के जीन को आपस में जोड़ दिया, है ना, रिकॉम्बिनेशन करा दिया, और रिकॉम्बिनेशन करने के बाद अब जब भी एक्सप्रेस होंगे
तो जब भी एक्सप्रेस होंगे तो ERK भी बनेगी और ERK के साथ जुड़ी हुई कौन सी बनेगी, GFP, दोनों साथ साथ बनेंगी, GFP दोनों साथ बनेंगी, है ना। अभी इनका एग्जैक्टली यूज कैसे होता है अभी समझेंगे, ट्रैफिकिंग वगैरह में बहुत अच्छा यूज करते हैं इसका हम लोग। अब बात आती है कि ये फ्लोरोफोर करता क्या, बहुत सारी चीजें समझा चुके हैं ऑलरेडी। बोल क्या रहा है कि आप फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक शॉर्टर वेवलेंथ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोरोफोर की खासियत क्या होती है, मान लिया कोई फ्लोरोफोर है, जैसे हमने GFP लिए बैठे हुए, GFP लेके बैठे, GFP है ना, कोई भी डाई भी हो सकती है फ्लोरोफोर, कोई प्रोटीन भी हो सकती है फ्लोरोफोर, कुछ भी हो सकता है जो अपने अंदर से फ्लोरोसेंस दे दे। फ्लोरो का मतलब है फ्लोरोसेंस, फोर का मतलब देने वाला, है ना। अपने अंदर से जो भी फ्लोरोसेंस की फ्लोरोसेंस दे रहा हो, है ना, उसको हम लोग फ्लोरोफोर बोल सकते हैं। तो GFP एक फ्लोरोफोर है, GFP क्या है, फ्लोरोफोर है ना। तो अब इसके ऊपर जब हम लोग लाइट डालते हैं, इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं मान लिया, या लाइट डालते हैं, तो सनलाइट में बहुत लंबा स्पेक्ट्रम है, सनलाइट का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है ना। उस मान लिया विजिबल लाइट ही डाला है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है, तो ये विजिबल लाइट की पूरी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, पूरी की पूरी विजिबल लाइट इसके जाकर के इंटरैक्ट नहीं करती है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ आकर के इससे इंटरैक्ट करती है। मान लिया ब्लू लाइट इंटरैक्ट कर लिया, मान लिया 450 नैनोमीटर के आसपास की लाइट, 450 नैनोमीटर या थोड़ा सा रेंज ले लेते हैं, 440 से 450 नैनोमीटर की लाइट ही आकर के इससे इंटरैक्ट करती है ना, बाकी लाइट इससे इंटरैक्ट नहीं कर पाती है। इससे कम और इससे ज्यादा वाली लाइट इंटरैक्ट नहीं करती। यही तो हम लोग के फोटोसिंथेसिस में भी तो यही होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट से इंटरैक्ट करती है ना। अगर उससे कम ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्लोरोफिल को, है ना, उसके लिए क्लोरोफिल को फर्दर एसेसरी पिगमेंट्स मदद करते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ रखे हो तो आप लोग को पता समझ में आ रहा होगा। तो पर्टिकुलर कोई भी पिगमेंट होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के साथ ही इंटरैक्ट करता है। इसी तरह से फ्लोरोफोर भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट से ही इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक शॉर्टर वेवलेंथ, स्पेसिफिक एंड शॉर्टर वेवलेंथ एंड बिकम्स एक्साइटेड। और ये फ्लोरोफोर क्या होने लगता है, अपने एक्साइटेड हो जाता है ना, एक्साइटेड हो जाता है। इट देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड होने के बाद में ये एक्साइटेड हो गया यहाँ से, और ये फिर से ग्राउंड स्टेट में लौट के आने लगता है। जब ये ग्राउंड स्टेट में लौट के आता है तो ये अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, फ्लोर अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है। अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देन इट टर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ, है ना। कौन सी, शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ सुनकर के आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि सर आप शॉर्टर वेवलेंथ तो बोल रहे हो, दैट इज यहाँ पर वेवलेंथ अगर शॉर्ट है ना, वेवलेंथ अगर शॉर्ट है, वेवलेंथ अगर यहाँ पे शॉर्ट है तो एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, और यहाँ पर वेवलेंथ लॉन्गर हो चुकी है तो एनर्जी यहाँ पे सर कम हो जाएगी। तो मतलब जब इसके ऊपर लाइट गिरी तो शॉर्टर वेवलेंथ की गिरी, हाई एनर्जी की गिरी, और जब इमिट हुई, है ना, जब इसके अंदर से लाइट इमिट हुई, ग्राउंड से एक्साइटेड गया, एक्साइटेड से फिर से ग्राउंड में आया, अपने अंदर से कुछ लाइट इमिट किया तो वो उसकी वेवलेंथ कैसी हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ हो रही है। ठीक बात है, इतनी बात सबको क्लियर हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है, जो लाइट आके गिर रही है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन वेवलेंथ। जो लाइट आके गिर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्साइटेशन वेवलेंथ। और जो लाइट इमिट हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं इमिशन। तो एक्साइटेशन की वेवलेंथ, जो एक्साइटेशन लाइट है उसकी वो क्या है, वो कम है, और इमिशन वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता रहना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेशन एंड द इमिशन वेवलेंथ इज कॉल्ड स्टोक शिफ्ट। ये अपने आप में छोटा सा टॉपिक है ना, स्टोक शिफ्ट। यहीं पे आपको समझ लिया। मान लिया 450 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करा, 450 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, सॉरी गलत हो गया, 450 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, चलो सही कर देते हैं, है ना। और ये ग्राउंड ग्राउंड से एक्साइटेड में गया, एक्साइटेड में गया, और एक्साइटेड से फिर से वापस आया। जब वापस आया तो उसने अपने अंदर से 620 620 नैनोमीटर की लाइट को 20 नैनोमीटर की लाइट को 620 नैनोमीटर की लाइट को इमिट किया। तो यहाँ पे स्टोक शिफ्ट मेरे हिसाब से कितना हो जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से शायद 170 हो जाना चाहिए था ना। बोलिए, सबको स्टोक शिफ्ट का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसान है, कितना आसान है।
ऐसे रैंडम कुछ भी बताएगा कि इतनी लाइट एब्जॉर्ब करा, ये पहले तो कहानी बताएगा फ्लोरोसेंस में ये होता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, ग्राउंड से एक्साइटेड पे जाता है, एक्साइटेड से फिर ग्राउंड पे आ जाता है, जब ग्राउंड पे आ रहा होता है तो अपने अंदर से कुछ लाइट को इमिट करता है। एक कोई है ना फ्लोरोफोर है, उसको इतने इतने वेवलेंथ की लाइट को दिया गया है ना, क्योंकि सीएसआईआर क्या करता है, बड़ा घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा माहौल बनाएगा। तो इतने इतने वेवलेंथ की लाइट 450 वेवलेंथ नैनोमीटर की लाइट दिया गया, और वो अपने फिर उसने अपने अंदर से 620 नैनोमीटर की लाइट को इमिट किया। बताओ स्टोक शिफ्ट क्या है? तो स्टोक शिफ्ट क्या बन रहा है यहाँ पर? स्टोक शिफ्ट यहाँ पर क्या बन रहा है? 170 है ना, 170। बोलिए भाई, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है, फ्लोरेसेंट डाई है ना, फ्लोरेसेंट डाई क्या हो सकती है? फ्लोरेसेंट डाई या फ्लोरोफोर कैन बी यूज टू लेबल स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट। अलग अलग सेलुलर कंपोनेंट के लिए अलग अलग तरह की फ्लोरेसेंट डाई हो सकती है ना, अलग अलग तरह की फ्लोरेसेंट डाई हो सकती है ना। अच्छा, यहाँ पर 170 नहीं, -170 होना चाहिए था, -170 है ना, -170। चलिए देखते हैं, जैसे अलग अलग तरह के फ्लोरोफोर या फ्लोरेसेंट डाई यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। एक हो रहा आपका फ्लोरोफोर डापी है ना, फुल फॉर्म लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नोट्स में दिखाने के लिए लिख दिया। मेन मुद्दा ये है कि ये फ्लोरेसेंस कैसी देती है? ब्लू देती है। ये कहाँ यूज की जाती है? डीएनए या न्यूक्लियस की स्टेनिंग में इसको यूज करते हैं हम लोग। एक और है FITC। FITC बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। FITC का बहुत यूज है। FITC का हम लोग यूज जो आपका अभी एपोप्टोसिस पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, सेल सॉर्टिंग में भी पढ़ेंगे, और एक टेक्निक और पढ़ेंगे, अभी हम लोग सेल सॉर्टिंग की टेक्निक पढ़ेंगे, है ना, वहां पर भी अभी हम लोग देखेंगे। तो FITC फ्लोरोरेजिन आइसोथायोसाइनेट, ये ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस देती है। ये प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज है ना, एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स की लेबलिंग में इसको यूज किया जाता है। एक है रोडामाइन। रोडामाइन कहाँ यूज करते हैं? रोडामाइन तो फुल फॉर्म लिखी है तो जरूरत ही नहीं है। ये रेड और ऑरेंज कलर की लाइट को देता है, रेड ऑरेंज तरह की लाइट फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। कहाँ यूज करते हैं? प्रोटीन में, एंटीबॉडीज में, सेलुलर स्ट्रक्चर लेबलिंग में। एक और है ट्राई-टीसी, है ना, ये भी रेड ऑरेंज लाइट देता है, ये भी एंटीबॉडीज और प्रोटीन लेबलिंग में यूज किया जाता है। आपके लिए जो जरूरी है वो डापी और FITC बहुत जरूरी है, याद रखना, है ना, कहाँ यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि डापी का यूज कहाँ किया जाता है? डीएनए और न्यूक्लियस की स्टेनिंग में। दूसरा क्या होता है? ये तो हो गया आपका फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो गया, एक और होता है, सॉरी, फ्लोरेसेंट डाई हो गया, एक और हो गया फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स। फ्लोरेसेंट प्रोटीन कैन बी जेनेटिकली फ्यूज्ड विद GFP एंड अदर फ्लोरेसेंट प्रोटीन, पहले बता दिया मैंने। दिस अलाउज विजुअलाइजेशन, GFP को जरूरी नहीं है, बहुत सारी फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स होती हैं। दिस अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन। अब बात समझो मेरे भाई, बात समझो। अब देखो हुआ क्या, मान लिया कि कोई एक सेल था, है ना, एक सेल थी, जो फ्लोरेसेंट प्रोटीन मैंने जो टैगिंग कर दी है, अब उसके बारे में समझो क्या हुआ। सेल है, सेल थोड़ा भारी सा बनाते हैं, है ना, सेल थोड़ी भारी सी बनाते हैं। मान लिया कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस है, उस सेल के अंदर, अच्छा नहीं लग रहा, अब ठीक है, एक सेल है, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस छोटा सा बनाया, और उसके अंदर हमने उसके अंदर से एक प्रोटीन बनाई जो जो फ्लोरेसेंस दे रही है ना। तो ये प्रोटीन है, अब ये मान लिया ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन थी और ये फ्लोरेसेंटली टैग्ड थी, ये GFP टैग्ड थी। अब ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो बनी, हमने बोला जैसे हमने इंसुलिन दिया, मान लिया कोई इंसुलिन दे दिया, इमेजिन कर लो हमने इंसुलिन ही दिया था, ठीक है, जैसे हमने इंसुलिन दिया या XYZ जो भी आपका फेवरेट मॉलिक्यूल है, जो भी लीगेंड हमने दे दिया, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर लीगेंड दे दिया, ये लीगेंड गया और इससे जाके बाइंड किया। हमने बोला कि जैसे लीगेंड देते हैं, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाती है और यहां से प्रोटीन फिर वापस चली जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। हम लोग कैसे इसकी ट्रैफिकिंग करें? तो अगर इस पे फ्लोरेसेंस दे रहे हैं, बाहर से लाइट आ रही है, गिर रही है लगातार, है ना, फ्लोरेसेंस दे रहे हैं, ये प्रोटीन अभी यहाँ चमक रही थी, जैसे हमने कोई लीगेंड दे दिया, ये प्रोटीन भागते हुए दिख रही है, इधर भाग रही है, फिर यहाँ से इधर भाग रही है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रोटीन लगातार भाग रही है, ये प्रोटीन लगातार भाग रही है,
इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, इससे हम ओवरऑल लोकेशन बता सकते हैं कि कोई प्रोटीन कहाँ पाई जाती है ना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई एक प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, या वो प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हमने क्या किया, उस प्रोटीन को, हमने प्रोटीन हमारे पास था XYZ था, हमारे पास कोई XYZ प्रोटीन थी, हमको ये जानना था कि ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसको फ्लोरेसेंटली टैग कर दिया, है ना, फ्लोरेसेंटली टैग कर दिया। अब इस टैग्ड प्रोटीन, है ना, अब इसके अंदर से जब प्रोटीन में, अब ये फ्लोरेसेंटली टैग कैसे किया, ये सबको उम्मीद है समझ में आ गया है कैसे किया होगा, है ना। अब ये जो प्रोटीन बनेगी तो उसके अंदर फ्लोरेसेंस होगी, जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये अपने अंदर से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। और ऐसी फ्लोरेसेंस हमको कहाँ कहाँ दिखी, हमको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखी, हमको कहाँ दिख रही है, ये हमको ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिख रही है ऐसी प्रोटीन, हमको ये गोल्जी बॉडी में दिख रही है ऐसी प्रोटीन, गोल्जी बॉडी में दिख रही है, और हमको ये न्यूक्लियस में भी दिख रही है, और हमको ये लाइसोसोम में खूब सारी दिख रही है, लाइसोसोम में भर भर के दिख रही है, ठीक है, लाइसोसोम में भर भर के दिख रही है, खूब सारी लाइसोसोम में ये प्रोटीन दिख रही है। तरुण जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है, लाइसोसोम में खूब सारी ये दिख रही है प्रोटीन, ठीक है, खूब सारी ये प्रोटीन लाइसोसोम में भर भर के दिख रही है। ठीक है भैया, तरुण जी मान नहीं रहे हैं, हमें को म्यूट करना पड़ा है उन्हें ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, कहाँ थे यार, तरुण जी डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, हमको पता चला कि लाइसोसोम में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये प्रोटीन कहाँ ज्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है, या कहाँ नहीं पाई जाती है ना, कहाँ बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है, ये चीजें पता चल सकती हैं। किसी प्रोटीन की मोटर एक्टिविटी बता सकते हैं, तो यही बताया जा रहा है, बताया जा रहा है दिस अलाउज विजुअलाइजेशन एंड लोकेशन ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन इनसाइड द लिविंग सेल, है ना, इनसाइड द लिविंग सेल देखने को मिलता है। अब क्या हो गया, एग्जांपल प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया, जीएफपी के फ्यूजन किया, एक्चुअली में प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जीन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था, जीन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था, फिर जीन ऑफ जीएफपी प्रोटीन होना चाहिए था, फिर दोनों का फ्यूजन होना चाहिए था, फिर उससे प्रोटीन बनेगी, फ्लोरोसेंटली टैग्ड प्रोटीन अब बनेगी, है ना, फिर फ्लोरोसेंट सिग्नल डालेंगे हम उसके अंदर, फिर प्रोटीन लोकलाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे प्रोटीन का लोकलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं। क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं, सब लोग स्लो हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, बहुत कम बच्चे, मतलब मान के चलिए आधे आधे से भी कम लोग आने लगे हैं, पता नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसकी पहले फोटो देख लेते हैं हम लोग। देखो होता क्या है यहाँ पर, क्या होता है ये यहाँ पर जरा ध्यान से समझते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक के ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड इनसे, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान दो जरा, ठीक है। क्या हो रहा है, ये कोई एक लाइट का सोर्स है, ये कोई एक लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स, जैसे कि मर्क्यूरी, जेनॉन लैम्प, या एलईडी, या लेजर लाइट, कुछ भी हो सकती है। ये लाइट क्या करती है, ये लाइट एक फिल्टर से होकर गुजर रही है, ये लाइट कहाँ से होकर गुजरी, ये लाइट एक फिल्टर से होकर गुजरी, जिसको बोला गया एक्साइटेशन फिल्टर। एक्साइटेशन फिल्टर का काम क्या होता है, ये केवल एक्साइटेशन वेव को ही, वेवलेंथ को ही पास करती है। मान लिया आपने इसके ऊपर से ये लाइट डाली, ये लाइट थी विबजॉर, ये लाइट थी विबजॉर, है ना, विजुअल लाइट थी, लेकिन इसने अपने अंदर से क्या किया, इसने अपने अंदर से केवल और केवल ब्लू लाइट को ही पास, यहाँ से इस फिल्टर ने क्या किया, केवल ब्लू लाइट को ही पास कराया, यहाँ से केवल ब्लू लाइट ही निकली। अब ये ब्लू लाइट आकर के पड़ी है एक डाइकोरिक मिरर पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक मिरर पे आके पड़ रही है जिसका नाम है डाइकोरिक मिरर। ये डाइकोरिक मिरर का काम क्या है, इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर, इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर। ये डाइकोरिक मिरर करता क्या है, ये डाइकोरिक मिरर क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है फ्लोरेसेंस, लॉन्गर वेवलेंथ की फ्लोरेसेंस को ट्रांसमिट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करता है एक्साइटेशन लाइट को शॉर्टर वेवलेंथ। बात ध्यान से जरा आप समझना, बहुत ध्यान से इस चीज को अब आप लोग को समझना है। हुआ क्या, जब इस डाइकोरिक मिरर का मतलब समझ में आया कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है,
दोनों बात समझो, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करता है और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसे मिरर जो ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्शन दोनों दिखाते हो, है ना, जो ट्रांसमिट भी करते हो और रिफ्लेक्ट भी करते हो, इनको बोलते हैं डाइकोरिक मिरर। डाइकोरिक मिरर। तो अब इसके ऊपर जब ब्लू लाइट पड़ी तो उसने ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ब्लू लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां कर दिया। अब ये ब्लू लाइट जो है, सॉरी इसको ब्लू ही रहने देते हैं। अब ये ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट यहाँ से मूव करना शुरू कर दी, है ना। अच्छा, विबजॉर भी अगर आप लोग कभी जीवन में पढ़ोगे, विबजॉर आप लोग अगर पढ़ोगे तो विबजॉर में भी बी पहले आता है, जी बाद में आता है। बी जो है वो पहले आता है और जी जो है वो बाद में आता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से ये लाइट यहाँ से चली, ये लाइट चली और चल करके कहाँ पहुंची, ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, केवल लाइट, जो लाइट आ रही है ब्लू कलर की लाइट, उसको फोकस करता है, उसको फोकस कर देता है किसके ऊपर, हमारे स्पेसिमेन पे। ये स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये वो सेल रखी हुई है ना, मान लिया फ्लोरोसेंटली टैग्ड थी सेल, उसके ऊपर ये फोकस कर दिया ऑब्जेक्टिव ने। तो ऑब्जेक्टिव ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव ने क्या कर दिया, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसको फोकस कर दिया, उसको क्या कर दिया, फोकस कर दिया। दूसरा काम उसने क्या किया, अब रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ी, जब ये ब्लू कलर की लाइट जब ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो पड़ने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी स्पेसिमेन है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर वो प्रोटीन क्या करेगी, उस प्रोटीन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर से पुनः ग्राउंड पे आएंगे। तो पुनः जब ग्राउंड पे वापस आ रहे होंगे, उस समय ये अपने अंदर से ग्रीन कलर की लाइट को निकालते हुए निकलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव के पास फिर ये वापस पहुंचेंगे। क्यों क्यों ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचे, ऑब्जेक्टिव का काम ही होता फोकस करना। पहले ये फोकस कर रहा था, दो काम कर रहा है, पहले ये फोकस कर रहा था एक्साइटेड लाइट को, एक्साइटेशन लाइट को फोकस कर रहा था ऑब्जेक्टिव। अब क्या कर रहा है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, या सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट है, उनको फोकस कर रहा है, या ट्रांसमिट भी बोल सकते हो, है ना। जो भी यहाँ पे फ्लोरेसेंस निकल रही है उसकी वेव्स को भी क्या कर रहा है, उसकी वेव्स को भी क्या कर रहा है, उसकी वेव्स को भी ये फोकस कर रहा है, उसकी वेव्स को भी ये फोकस कर रहा है, किधर की तरफ, डाइकोरिक लेंस की तरफ। तो फिर से समझते क्या हुआ, लाइट का सोर्स था, लाइट का सोर्स था, उससे कुछ लाइट निकली, उस अब वो गया एक्साइटेशन फिल्टर पे। इस फिल्टर ने क्या कर दिया, इस एक्साइटेशन फिल्टर ने क्या कर दिया, लाइट को फोकस करा, एक्साइटेशन फिल्टर ने क्या कर दिया, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही डाइकोरिक लेंस के ऊपर डाला, या डाइकोरिक मिरर के ऊपर डाला। डाइकोरिक मिरर ने क्या कर दिया, उस लाइट को फर्दर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया टूवर्ड्स द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन ने उस लाइट को एब्जॉर्ब करा और उससे कम वेवलेंथ की लाइट, उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ये रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से ऑब्जेक्टिव के पास गया, फिर से डाइकोरिक लेंस के पास गया, और डाइकोरिक लेंस ने अल्टीमेटली इस लाइट को कहां पहुंचा दिया, हमारे डिटेक्टर के पास, है ना, हमारे इमिशन, पहले इमिशन फिल्टर है ना, इमिशन फिल्टर के पास, और फिर इमिशन फिल्टर से डिटेक्ट हो गया डिटेक्टर के पास। बोलिए भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो, इस फोटो में दिखाने की कोशिश भी की गई है, इस फोटो में कलर का बड़ा ध्यान रखा गया है, कलर का बहुत विशेष ध्यान रखा गया। अब जरा आप देखो क्या किया गया है यहाँ पे, कलर क्या है, जो लाइट चली वो ब्लू है, जो लाइट यहाँ पे आ रही है वो ब्लू आ रही है ना, ब्लू लाइट आ रही है। आपको दिख रहा होगा ये लाइट जो आ रही है, ये जो लाइट आ रही है ब्लू लाइट आ रही है, जो जा रही है वो ब्लू लाइट जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइट आई, अब निकल कौन रही है, वहां से ग्रीन लाइट निकल रही है, और ग्रीन लाइट वही डाइकोरिक लेंस से ऊपर की ओर कब कौन जा रही है, ग्रीन लाइट जा रही है। यहाँ पे मिशन फिल्टर पे कौन सी लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट आ रही है, और अल्टीमेटली डिटेक्टर पे कौन सी लाइट जा रही है, ग्रीन लाइट जा रही है। बोलिए भाई, तो डिटेक्टर कौन सी लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर जो है वो कौन सी लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ वाली लाइट को। लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ का मतलब क्या है, कई बार हमने सिखाया विबजॉर। तो यहाँ पे ब्लू पहले है, तो ब्लू का एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, ग्रीन बाद में है, तो ग्रीन की एनर्जी कम है और वेवलेंथ है ना ज्यादा है। बोलिए भाई, क्या सब हमने वहां पे वेवलेंथ भी ज्यादा कर दी है, इसको सही कर दे, ठीक है। क्या सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब ठीक है। बोलिए भाई, क्या सबको इंस्ट्रूमेंटेशन इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई ऐसा आस्था जी बतलाएं आप, है ना, आस्था जी बतला में, आस्था जी को आया, सबको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है,
दीक्षा जी बताए, दीक्षा जी को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? दीक्षा जी और तरुण भाई को। तरुण भाई आपको म्यूट कर दिया, आप बड़ा रुद्राभिषेक करा रहे थे तो मैंने कहा अभी रुक जाते हैं, है ना। अब आप थम्स अप करके बतलाएं आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर आप सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप थम्स अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, वो बड़ी दिक्कत है। कोई जॉब थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम लोग कि क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए पढ़ के देखते हैं ऊपर हमने क्या लिखा है। ये वही उसका वर्क फ्लो लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स, लाइट के सोर्स ने क्या कर दिया, लाइट के सोर्स ने क्या किया मेरे भाई, ठीक है। हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स प्रोवाइड एक्साइटेशन लाइट, जैसे कि मर्क्यूरी आर्क लैंप, है ना, जेनॉन आर्क लैंप, एलईडी या लेजर। एक्साइटेशन फिल्टर ने क्या कर दिया, स्पेसिफिक लाइट को फिल्टर कर दिया और उसको फोकस कर दिया किधर की तरफ, डाइकोरिक। इसके बाद आया आपका डाइकोरिक मिरर। डाइकोरिक मिरर ने क्या कर दिया, केवल डाइकोरिक मिरर दो काम करता है, डाई का मतलब दो काम है, दो काम करता है। कुछ स्पेसिफिक लाइट को ये ट्रांसमिट करता है और कुछ स्पेसिफिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिफ्लेक्ट जो मान लिया ट्रांसमिट करता है सर और रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, दो काम करता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है या जो ट्रांसमिट करता है लाइट उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? तो मेरे भाई जो रिफ्लेक्ट करता है उसकी वेवलेंथ कम होती है और जो ट्रांसमिट करता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये बात आपको याद रखना है, इसमें याद रखने लायक वैसे कुछ है नहीं, है ना। जो रिफ्लेक्ट करता है, जो लाइट आई है उसको रिफ्लेक्ट कर देता। कभी आप जीवन में आपने भी रिफ्लेक्शन किया होगा, क्या करते हो, छोटे पे सब लोग कर रहे हैं, हाथ में दर्पण छोटा सा शीशा ले लेते हैं और धूप में धूप धूप उसके ऊपर आती गिरती है तो उसको धूप की लाइट उस पर आके टकरा रही है और आप उसको फोकस कर रहे हो, दूसरे की तरफ दिखा रहे हो ना। ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन ही तो करा रहे हो। सन की लाइट को आप कहीं और फोकस कर रहे हो, लेकिन वो जो आप शीशा यूज कर रहे हो, वो जो आप मिरर यूज कर रहे हो वो डाइकोरिक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी लाइट पड़ रही है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके ऊपर कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है। मान लिया कुछ ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर कोई लाइट जो है, हमने ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर, ये पेन दिख रहा होगा, यहाँ पे आके लाइट टकराए, टकरा के हमने इसको फोकस कर दिया दूसरी की तरफ और दूसरे की तरफ, है ना, और वहां से लाइट फिर वापस आए और फिर इसको आके ट्रांसमिट कर जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइकोरिक मिरर। द डाइकोरिक मिरर इज अ वेवलेंथ सिलेक्टिव बीम स्प्लिटर, है ना, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही ये काम कर रहा है, इसलिए ये वेवलेंथ सिलेक्टिव बीम स्प्लिटर है। रिफ्लेक्ट एक्साइटेशन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, शॉर्ट वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ कम है टुवर्ड्स द स्पेसिमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसमिट इमिटेड फ्लोरेसेंस जो कैसी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ की, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव या डिटेक्टर की तरफ, ऑब्जेक्टिव या डिटेक्टर की तरफ इसको कर देता है। अब चौथा स्टेप क्या रहा, ऑब्जेक्टिव। चौथा स्टेप क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव। फोकसेस द एक्साइटेशन लाइट ऑन टू द एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ स्पेसिमेन। ऑब्जेक्टिव क्या करता है, अब उस रीजन, एप्रोप्रिएट रीजन जो है उस पे फोकस करता है, इसका काम है फोकस करना, चाहे वो ट्रांसमिटेड लाइट हो चाहे वो एक्साइटेशन लाइट हो, है ना, चाहे वो रिफ्लेक्शन वाली लाइट हो चाहे वो एक्साइटेशन वाली लाइट हो, दोनों में ये क्या करता है, लाइट को फोकस करने का कार्य करता है। कलेक्ट्स द फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय द स्पेसिमेन, फ्लोरेसेंस को कलेक्ट करता है जो जो इमिट होता है स्पेसिमेन के थ्रू। पांचवा स्टेप क्या बन रहा है यहाँ पर, स्पेसिमेन। यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लोरोफोर, इसके पास फ्लोरोफोर पाया जाता है, इसका फ्लोरोफोर लाइट एक्साइटेशन लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इंटर द एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में इंटर हो जाता है। इट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट द फ्लोरेसेंस। ये बार बार समझा चुके हैं, सबको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं स्टेप 6, इमिशन फिल्टर। इमिशन फिल्टर क्या करता है, इमिशन फिल्टर अलाउज द इमिटेड फ्लोरेसेंस टू पास, ब्लॉक्स एटेन्यूएटेड रिमेनिंग एक्साइटेशन लाइट, है ना, जो भी एटेन्यूएटेड, जो भी सॉरी रिमेनिंग एक्साइटेशन लाइट जो है उनको ये ब्लॉक कर देता है, रिमेनिंग एक्साइटेशन लाइट को ब्लॉक कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा ध्यान लगाना है। चलो भाई इस पे ध्यान लगा लेते हैं। आस्था जी क्या बोल रहा है, ब्लॉक्स या एटेन्यूएट द रिमेनिंग एक्साइटेशन लाइट। चलिए अभी देख लेते हैं पहले क्या हुआ। ये जो लाइट आके इसके ऊपर गिरी, समझो ये जो लाइट आकर के गिर रही है, लाइट सबको दिख रही है कि नहीं, ये लाइट जो आके गिर रही है, ये कुछ लाइट तो नीचे चली गई है लेकिन कुछ लाइट ऊपर भी तो वापस आ सकती है ना, कुछ ऊपर भी तो आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, कुछ नीचे भी जा सकती है और कुछ ऊपर भी आ सकती है। तो ये जो ऊपर आ रही है, अगर ऊपर ये जो उधर जा रही है एक्साइटेशन लाइट है, जो नीचे जा रही है एक्साइटेशन लाइट है, जो ऊपर आ रही है एक्साइटेशन लाइट है, ये सारी ब्लू कलर की लाइट जहां भी जा रही होगी वो सब की सब एक्साइटेशन लाइट है। तो ये करता क्या है,
इमिशन फिल्टर क्या करता है कि केवल इमिशन लाइट जो है उसी को फिल्टर करके ऑब्जेक्टिव सॉरी उसी को फिल्टर करके हमारा जो आईपीस है, जो डिटेक्टर है, वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाकी जो भी एक्साइटेशन लाइट है उसको उसको ट्रांसमिट होने नहीं देता है। तो ये यहाँ पर बैरियर बन के बैठा हुआ है, ये केवल ग्रीन लाइट को ही उस पार जाने देगा। अगर गलती से ये ब्लू लाइट भी ऊपर गई तो ये उसको आर पार जाने नहीं देगा, आर पार नहीं जाने देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे भाई। बोलिए क्या सबको इमिशन फिल्टर का काम समझ में आया कि नहीं आया, है ना। दो फिल्टर हो गए, एक इमिशन फिल्टर हो गया, एक एक्साइटेशन फिल्टर हो गया। एक्साइटेशन फिल्टर केवल एक्साइटेशन लाइट को अंदर जाने देता है और इमिशन फिल्टर केवल इमिशन फिल्टर को जाने देता है। डिटेक्टर जिसको ऑकुलर के नाम से भी जान रहे हैं या आईपीस के नाम से जान रहे हैं, द फ्लोरेसेंस इज फाइनली डिटेक्टेड थ्रू ऑकुलर आईपीस, विजुअल ऑब्जर्वेशन, कैमरा डिटेक्टर, डिजिटल इमेज एक्विजिशन, है ना। बढ़िया सुंदर सी चमकदार इसकी इमेज उठाकर देखना आप लोग कभी, है ना। इमेज उठा करके इसकी देखने की कोशिश करना, मजा आएगी। कहाँ पे गूगल करना है आपको, एक कोई इमेज डालना है ना। हर कोई एक इमेज देख लेना कि कैसा इमेज दिखती है इसके केस में। सुंदर सी इमेज, बहुत सारी इमेजेस, जैसे कि अच्छी अच्छी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं महंगी वाली, जहाँ पे कलरफुल डायग्राम्स बने होते हैं जैसे प्रेस्कॉट वगैरह, है ना। उसमें देखो, उसमें बहुत सारी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की, है ना, इमेजेस लगी हुई होती है, या तो कन्फोकल की या तो फ्लोरेसेंट की, है ना। ज्यादातर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की इमेज लगी होती है। अब आगे हम लोग को देखना है इसका एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन क्या हो रहा है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन की लोकलाइज कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई प्रोटीन कहाँ पाई जा रही है, ये इस चीज को लोकलाइज कर सकता है। विजुअलाइजेशन ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेल्स, है ना, स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट, इन सबका विजुअलाइजेशन भी कर सकता है। प्रोटीन की ट्रैफिकिंग कर सकता है, अभी बताया कि कोई प्रोटीन कहाँ से कहाँ जा रही है वो पता कर सकते हैं। सिग्नलिंग पाथवे को बता सकते हैं, अभी बताया मैंने कि कोई सिग्नलिंग पाथवे है कि ये प्रोटीन आके ही इससे इंटरैक्ट हुई है, कैसे पता चलेगा। ये पता करने के बहुत तरीके हैं, उनमें से बहुत प्यारा तरीका है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोटीन इससे आके इंटरैक्ट हुई, इस प्रोटीन ने इसको इंटरैक्ट कर दिया, उस प्रोटीन ने इसको इंटरैक्ट कर दिया। ये करते हैं कि नहीं करते भाई, बताओ। एसओएस ने आकर के इंटरैक्ट करा, है ना। एसओएस ने आकर के इंटरैक्ट कर दिया रैस को, और रैस को एक्टिवेट कर दिया। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कैसे पता चलता है, ये हम लोग इसके थ्रू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। थोड़ी महंगा है, थोड़ा पैसा लगेगा। लिमिटेशन क्या, फ्लोरोफोर कैन अंडरगो फ्लोटो ब्लीचिंग, ये एक अलग टॉपिक भी है अपने आप में, फोटो ब्लीचिंग पे एक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो फ्लोरोफोर क्या हो सकता है, इसकी फोटो ब्लीचिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा लाइट डालने पे हो सकता है कि उसके अंदर से फ्लोरेसेंस निकलना बंद भी हो जाए, ठीक है। तो ये काम हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन में कॉज फोटोटॉक्सिसिटी, स्पेशली इन लाइफ सेल, ज्यादा इल्यूमिनेट करने पे सेल मर भी सकती है, फोटोटॉक्सिसिटी कहते हैं उसको, है ना। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कैन डिक्रीज ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो फ्लोरेसेंस दिख रही है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। फ्लोरेसेंट लेबलिंग में रिक्वायर स्पेसिफिक डाई, एंटीबॉडीज एंड जेनेटिक टैगिंग, ये चाहिए, और ये इसके लिए बहुत ही इस पे जो एक्सपर्टीज है वो चाहिए होगा, है ना। इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए और पैसा चाहिए, महंगी होती है स्पेसिफिक डाइज, एंटीबॉडीज जो होती है महंगी आती है ना। तो ये सब चाहिए। बैकग्राउंड या ऑटो फ्लोरेसेंस कैन इंटरफेयर द डिटेक्शन, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का ये स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन हालांकि ऑब्जेक्टिव लगाया जाता है कि स्पेसिमेन पे ही लाइट आके पड़े, लेकिन कभी कभी मान लिया कि ये प्रोटीन, ये कोई एक सेल थी, उस सेल के अंदर ये प्रोटीन थी, अब उस प्रोटीन के चारों तरफ भी तो कुछ है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इसके चारों तरफ पाया जा रहा, हो सकता है कभी कभी ये भी फ्लोरेसेंस देने लग जाती है, ये भी देने लग गई, तो ये भी देने लगती है, तो ये एक तरह का इंटरफेरेंस जनरेट करती है। बोलिए भाई, इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है माइक्रोस्कोपी का चौथा टॉपिक, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। क्या सब लोगों को फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी समझ में आ गई? जल्दी से बतलाएं भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चार तरह की माइक्रोस्कोपी हम लोग पढ़ लिए हैं, चार तरह की माइक्रोस्कोपी पढ़ लिए हैं, और सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नोट्स दे दिया है, ठीक है। तो चार तरह की माइक्रोस्कोपी हो गई, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी हो गई, एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हो गई, एक आपकी हो गई फ्लोरेसेंस, और एक फेज कंट्रास्ट हो गई। तो फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस, डार्क फील्ड और
ब्राइट फील्ड। ये 4 तरह की माइक्रोस्कोपी हो चुकी हैं। अब इन चारों तरह की माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सरल से क्वेश्चंस, कुछ कठिन से क्वेश्चंस, कुछ हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। शिवांगी जी आपने क्वेश्चंस मांगे हैं, आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। अभी आपने जस्ट मांगा है, क्लास शुरू होने से पहले तो मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व में भी मिल जाएंगे, वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उनके आंसर्स भी बस वो अच्छी चीज है कि वो सारे सेल साइकिल के क्वेश्चंस एक ही जगह पे हैं। और अगर किसी को और क्वेश्चन मिले या आप ही को मिलेंगे कि सर हाँ ये भी क्वेश्चन सेल साइकिल का है, सेल साइकिल बोल रहा हूँ सॉरी, सेल सिग्नलिंग का है, तो जरूर आप हमको कम से कम नंबर या उसकी फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, तो वो एक शीट तैयार हो जाएगी सेल सिग्नलिंग के सारे क्वेश्चन एक जगह पे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इज करेक्ट। चलिए आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, आपके पास पूरा 2 मिनट का समय है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कितने लोगों ने आंसर दिया है? अर्चिता जी का भी सी, शिवांगी जी भी सी, शिवांगी जी आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं, ऐसे लगे रहिए, एग्जाम क्वालिफाई होगा, इस बार वाला ही क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो नोट्स भी बहुत अपडेट हो चुके हैं। चलिए, तो सी आंसर आ रहा है, आसान क्वेश्चन था। बोला जरा स्टेनिंग कैन सी में क्या बोल रहा है, बहुत आसान काम है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला था द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूजेस ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टू एलिमिनेट, सॉरी टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, है ना। तो क्या बोल रहा है, द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूजेस ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टू इल्यूमिनेट, ये सब ब्राइट फील्ड में थोड़ी नहीं होता है, डायरेक्ट आकर के इल्यूमिनेशन होता है, ऑब्लिक नहीं होता है। इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन ऑलवेज प्रोपोर्शनली इंप्रूव रेजोल्यूशन, बहुत बार बताया, ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। स्टेनिंग कैन इंक्रीज कंट्रास्ट वेयर फिक्सेशन एंड स्टेनिंग में अल्टर और किल लिविंग सेल्स, है ना, ये सही है। अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स जनरली शो हाई कंट्रास्ट बिकॉज दे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, नहीं, हाई कंट्रास्ट कहाँ शो करेंगे, उनके अंदर कोई पिगमेंट तो नहीं भगवान दे रखे हुए हैं, बहुत ही कम ही सेल्स है जिनके अंदर पिगमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 2, शुरू के क्वेश्चन इजी रखे हैं, आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाओ। ठीक है, तो 2 का ए आ रहा है,
2 का ए आ रहा है, सब लोगों का आसान है। बस इतनी बात याद रखना कि टोटल मैग्निफिकेशन ये तो पता ही है, 15 मल्टीप्लाई बाई 60 होगा तो 900x तो होना ही होना है। तो 75 मैंने बोला भी था कि अगर आपको मल्टीप्लाई वाला भूल जाओगे तो देखना 75 इस टाइप का मिलेगा जरूर दोनों जोड़ने पे। तो देखिए यहाँ पे मिल गया, तो ओवरऑल ये गलत हो गया है ना। 1000x हो ही नहीं सकता क्योंकि 900x आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब अगली बात क्या लिखा है, विच लाइज विद इन द कॉमनली यूज मैग्निफिकेशन रेंज। कॉमनली यूज मैग्निफिकेशन रेंज कितनी है, कितनी होती है, वो होती है 10,000। वो कितनी होती है 1000। तो उसी के अंदर है ये बात, ठीक है, उसी के अंदर बात हो रही है। यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि टोटल मैग्निफिकेशन इज 900x बट रेजोल्यूशन इज रिड्यूस, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बार बार वही मैग्निफिकेशन को रेजोल्यूशन से रिलेट कराने लग जाते हैं, वो गड़बड़ बात है, तो वो तो गलत है, देखते ही गलत कहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, in dark field microscopy what would be the most direct consequence of removing the central opaque disk from the dark field condenser। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 3 का क्वेश्चन है ना, 3 भी आसान है, सब लोग डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, डी सही है, डी सही है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बतलाए, ज्यादातर सब लोग आंसर डी दे रहे हैं, तो सही है, इसको बेवजह डिक्टेट करने कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कुछ, देखिए 4 क्या कह रहा है, which combination is most characteristic of dark field microscopy। आसान है, ए आ रहा है, बहुत आसान है। देखो जीएफपी वाला तो अभी हमने पढ़ा, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, फेस प्लेट का यूज करो, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी चाहिए, फिर पीसीएम करना होगा, है ना। ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल है, ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल है, ये तो चलो डार्क डार्क फील्ड में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एनुलर इल्यूमिनेशन है, और फेज रिंग वही फेज कंट्रास्ट में यूज किया जाता है, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो अनस्टेन्ड थिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, स्कैटर्ड लाइट होगी, है ना, ब्राइट स्पेसिमेन चमकदार स्पेसिमेन, और उसके बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क होगा। ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का करेक्टर है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऐसा किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए भाई देखते हैं। फॉर अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन ओपीडी इक्वल टू टी एन स्पेसिमेन माइनस एन मीडियम, if the specimen thickness remains constant but the refractive index of the surrounding medium become closer to that of the specimen, what is the most likely consequence। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आ रहा सबका सी आंसर आ रहा है। क्या रहा है, इफ आई स्पेसिमेन थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट, थिकनेस तो जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पेसिमेन मतलब मीडियम और स्पेसिमेन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग बराबर हो चुकी है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस बनने वाला है, तो सी आंसर सबका आ रहा। सी क्या कर रहा है, द ओपीडी डिक्रीज, ऑप्टिकल पाथ डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ना, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस, पोटेंशियली रिड्यूसिंग द फेज डिफरेंस, जिससे फेज डिफरेंस कम होगा और एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट भी खराब हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में हो क्या रहा था, फेज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था, फेज डिफरेंस ज्यादा होगा, ज्यादा कब होगा, जब मीडियम का जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिमेन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो। डिफरेंस नहीं होता है तो हम लोग डिफरेंस करने के लिए अलग से डिफरेंस करने के लिए भी लास्ट में हम लोग एक फेज रिंग लगाते हैं, जो फेज में क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, है ना। तो इस तरह से सी वाला आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबका सी आ रहा है, 6 में सी सबका आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि 1, 3 और 4 सही है, करेक्ट है, 2 वाला जो है वो गलत है। 2 वाला को जरा फिर से पढ़ के देखो, 2 वाला गलत क्यों लग रहा है। कुछ डायरेक्ट लाइट जा रही थी, कुछ डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड लाइट जा रही थी, कैरी डिफरेंट ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल दोनों की फेज में अंतर है। जब दोनों की फेज में अंतर है तो दोनों की ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन भी अलग अलग होगी। ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो कि वो इमेज ब्राइट बनाएंगे या वो डार्क बनाएंगे, है ना, इसको बोले ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, तो इसमें गलत क्या लग रहा है, बताए भाई, इसमें क्या गलत लग रहा है, तो एकदम सीधी बात कह रहा है कि डायरेक्ट लाइट होगी उसकी उसका ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन जो होगी अलग होगी, और जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी फेज अलग है तो उसका इंफॉर्मेशन अलग होगी। इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर किस चीज से हो रहा है, इंफॉर्मेशन का मतलब केवल केवल इमेज कैसी बन रही है, वो ब्राइट बन रही है, ब्राइटर बन रही है, ब्राइटेस्ट बन रही है, डार्केस्ट बन रही है, डार्क बन रही है, क्या बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ये है इंफॉर्मेशन। बोलिए भाई, किसी को डाउट है क्या सेकंड वाले में अभी, क्या सेकंड वाला ऑप्शन सबको समझ में आ रहा है कि सही है, वो सेकंड वाले में क्या गलत लग रहा है। रंगोली जी को सही लगने लगा अब, बहुत सही, बहुत शानदार। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे ही दम लगा के मेहनत करना है ना, दिसंबर तक एग्जाम तक जितने भी हो, मेरे लिए तो मेन जो लास्ट जो होगा अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं, बस 17 तक, 17 तक वाले जो ज्वाइन होंगे बस वो, और आप लोग जो पहले से, बस वही मेन है दिसंबर के लिए। वो कितने होते हैं पता नहीं, आप लोग ही जानो, वही मेन है, और उन लोगों को एग्जाम निकालना है, खूब जम के एग्जाम क्वालिफाई कराना है आप लोगों को, बस लगे रहिए इसे।
सबका भी आ रहा है? कोई आसान क्वेश्चन हो गया क्या भाई? ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है भाई। ठीक है, बोला व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड अप्रोक्सीमेटली पाई बाई टू। वे मैंने कल नोट्स में करेक्ट कर दिया था। ठीक है, आप लोगों ने नोट्स देख लिया होगा, पाई बाई टू है ना, लैम्डा बाई 4 पाई बाई 2 करना था। फेज शिफ्ट यूजिंग द फेज प्लेट इन अ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो बोला टू अल्टर द फेज रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट एंड डिफ्रैक्टेड लाइट सो दैट इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस इंटेंसिटी कंट्रास्ट। बहुत सही है। ठीक है भाई, आप लोग तो पढ़ने में बहुत तेज हो गए हैं, बहुत सुपर फास्ट चल रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा, ये तो सब बता ले जाएंगे। ताजा ताजा क्वेश्चन है, बतलाएं जरा। बताएं। आस्था जी, अंशिका जी, अर्चिता, कृतिका एंड शिवानी, शिवांगी और ये अनुष्का। ठीक है, ठीक है, बहुत सही है। सबसे पहले लाइट सोर्स से एनर्जी निकलती है ना, ये सब भूल मत जाना समय के साथ। लाइट सोर्स से एनर्जी निकलेगी, फिर एक्साइटेड जो है ना, एक्साइटेशन लाइट देनी है हमको। तो एक्साइटेशन लाइट देने के लिए एक फिल्टर लगाएंगे जो एक्साइटेशन फिल्टर होगा, वो डाइकोरिक मिरर पे जाकर के पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव इसको फोकस करेगी स्पेसिमेन पे, स्पेसिमेन से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। वो कौन सी होगी, वो इमिट होगी, या रिफ्लेक्ट में बोलना चाहिए इमिट होगी। इमिट होगी, उस इमिटेड लाइट को ऑब्जेक्टिव फिर डाइकोरिक मिरर पे फिर से फोकस कर देगा। डाइकोरिक मिरर क्या करेगा, उस इमिटेड फिल्टर पे ले जाएगा। केवल इमिटेड लाइट ही पास कर सकती है डिटेक्टर तक, है ना। ये बहुत जरूरी है। इमिशन फिल्टर अगर सोचो ना हो तो क्या होगा, इमिशन फिल्टर ना होता तो इमिटेड लाइट भी आती और साइड वाली भी कोई लाइट आ जाती, है ना, इधर उधर से भी लाइट आ जाती। तो इधर उधर से अगर कोई लाइट आ जाती बड़ी समस्या हो जाती ना। तो थोड़ा इस तरह से समझो, इमिशन फिल्टर पे आएगी और अल्टीमेटली डिटेक्टर पे आके डिटेक्ट हो जाएगी और हमको पता चलेगा ये वाली लाइट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, बस दो, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 9 और 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ आप लोगों का। जो भी अच्छा लगा, सब लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इस यूनिट से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास अनसॉल्व उठा करके देख लो, बहुत आसान आसान आते हैं। लेकिन फिर भी लोग छोड़ देते क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। ये यूनिट पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं, बड़ी समस्या है ना। आसान क्वेश्चन है। जीएफपी टैग्ड प्रोटीन इज करेक्ट, है ना। ये आसान आप लोग को अभी लग रहे हैं, अगर पहले क्वेश्चन दिखा दिए होते तब लोगों को कहेगा तो कभी पढ़े ही नहीं। तो जो पढ़े ही नहीं है उनके लिए बहुत कठिन लगेगा कि ये क्या क्या पूछ रहा है, और जो पढ़ लिए उनको लगेगा ये तो बहुत आसान बातें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। ठीक है, तो लगभग लगभग सब लोगों के 8 या 9 क्वेश्चन तो सही हुए ही है। 8 या 9 क्वेश्चन सही हुए हैं, कुछ लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन भी सही हुए हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है, 10 में आ रहा है आंसर बी, 10 में आंसर सबका आ रहा है बी। ठीक है, किसी का कुछ आ ही नहीं रहा, सबका बी आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग अब माइक्रोस्कोपी वाला कंसेप्ट भी पूरा पढ़ लिए हैं लगभग। अब हम लोग को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कन्फोकल पढ़ना है, और इसके बाद
क्या बोलते हैं आपका ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते ही हम लोगों का टूल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा टेक्निक्स बचेंगे। टेक्निक्स हम लोगों को पढ़ना है, खूब सारा टेक्निक पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ा सा